Again, I welcome you in the channel of Education Express, and as per the previous day, we are discussing the GST, Goods and Service Tax, and under that subject, we are taking up or we are continuing with the इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक चेंज वेराइटी पर हम बात कर रहे हैं और उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट इट्स डिटर्मिनेशन and reverse charge. This is the topic for today's discussion. Input tax credit, its determination and reverse charge. इनपुट कर जमा एवं इसका उल्टाव, उसकी विधि, प्रोसीजर। अब इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हम पहले जान चुके हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, और नटशेल में केवल ये कहा जा सकता फ़िलहाल कि किसी डीलर ने यदि कोई जीएसटी जमा कर दिया है और जब माल को सप्लाई किया है, जिसको सप्लाई किया गया है, माल रिसीव करने वाले को, वो गुड्स का पेमेंट करेगा और गुड्स के पेमेंट के साथ उस पर जो जीएसटी बनता वो पे करेगा डीलर को। डीलर उसमें से जो ऑलरेडी उसने टैक्स जमा कर दिया है, जीएसटी जमा कर दिया, उसका एडजस्टमेंट करेगा, उसको माइनस करेगा और बाकी का बैलेंस वो जमा कर देगा। इस एडजस्टमेंट करने को ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ठीक है। जब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है तो दूसरा उसमें होता है, आज जो बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज, उल्टाव। अब उल्टाव क्या होता है? विपरीत करना। अब ज़रा थोड़े से समझ लीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एक से एक व्यक्ति है, इसने माल सप्लाई किया, 1,00,000 रुपये का माल था, प्लस 10% 10,000 रुपये जीएसटी हुआ, और कुल मिलाकर 1,10,000 रुपये का माल सप्लाई किया इसने वाई को। वाई ने क्या किया कि 1,10,000 रुपये का माल था इसके पास, ठीक है, उसमें प्लस किया 10,000 रुपये अपना प्रॉफिट, प्लस 10,000 रुपये इसने 12,000 रुपये मान लीजिएगा जीएसटी लिया। कुल मिलाकर के ये माल हो गया 1,32,000 रुपये का, और बाद में इसने फर्दर सप्लाई कर दिया जेड को। मान लीजिए जेड क्या करेगा? जेड पेमेंट करेगा 1,32,000 रुपये, ये पे करेगा वाई को। क्लियर होगी? वाई क्या करेगा कि उसमें से इसने माल 1,10,000 रुपये का रखा था, बाकी का ये पेमेंट करेगा 1,10,000 रुपये इसको। 10,000 रुपये क्योंकि जीएसटी जमा कर चुका, तो इस 10,000 रुपये का एडजस्टमेंट करेगा और वो 10,000 रुपये जमा कराएगा। केवल 10,000 रुपये से प्राप्त हो जाएंगे उसको। ये तो एक सामान्य विधि। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी का पेमेंट कौन, यहाँ से सप्लाई होगा तो ये करेगा, और यहाँ से सप्लाई होगा तो बाद में वो करेगा। तो जो सप्लाई प्राप्त करता है जीएसटी का पेमेंट वह करता है। बस समझिएगा तरीके से, जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है वो माल सप्लाई करेगा, और जिसको माल प्राप्त होगा
वो जीएसटी का पेमेंट करेगा पार्टी को। बस समझ में आ गई? ये तो है नियम। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब जो माल प्राप्त करने वाला है वो जीएसटी का पेमेंट नहीं करके जो माल सप्लाई करने वाला है उसको पेमेंट करना पड़ जाता है। आई अगेन रिपीट, जनरली सप्लायर जीएसटी का पेमेंट नहीं करके जो माल रिसीव करने वाला जहाँ सप्लाई किया गया है जीएसटी का पेमेंट लेता उससे और वो जमा कराता। परंतु कभी कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब माल का प्राप्त करने वाला जीएसटी का पेमेंट नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में जो माल का सप्लायर है वो जीएसटी का पेमेंट करता है। और इस विधि को, इस प्रोसीजर को, इस टेक्निकलिटी को ही हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ गई? जिसको पेमेंट करना चाहिए जीएसटी का वो पेमेंट ना करके माल का सप्लायर यदि माल उसको जीएसटी का पेमेंट कर रहा है तो उसको हम रिवर्स चार्ज कहेंगे। बिल्कुल विपरीत हो गया, क्योंकि पेमेंट करना चाहिए था जिसको माल प्राप्त हुआ उसे, परंतु वो पेमेंट न करके जिसने माल सप्लाई किया उसने पेमेंट किया। तो ऐसी स्थिति में ये उल्टाव हो गया, विपरीत परिस्थिति हो गई। और इस विपरीत स्थिति को ही हम जीएसटी की लैंग्वेज में रिवर्स चार्ज कहते हैं। बात क्लियर हो गई? ओके। अब आगे चलेंगे तब बात करेंगे इससे कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें रिवर्स चार्ज होता है। वैसे आप थियरी में देखना चाहें तो इसमें पेज नंबर आपके 361 पर होगा ये, और एक में 363 पर है इनपुट्स या इनपुट सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा के निर्धारण एवं उनके उल्टाव की विधि। ये यहाँ पर इस बात को दे रखा है। इसके लिए एक निश्चित प्रोफॉर्मा होता है और प्रोफॉर्मा होने के साथ साथ इसके कैलकुलेशन के लिए एक प्रोसीजर निश्चित है और उसमें हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग कोड वर्ड दे रखा है। वो आपको ध्यान रखना है कोड वर्ड का, किसका क्या कोड वर्ड है वो आपको बता रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 14 है पटेल चौधरी की बुक में। उस इलस्ट्रेशन के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं इनको हम कोड वर्ड क्या देंगे और इस पर जीएसटी कितना लगेगा और कितना नहीं लगेगा ये बताया जाएगा। बात क्लियर होगी? देखिएगा ये आपके अलग अलग वो दे रखे हैं कोड वर्ड। उस कोड वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस कोड वर्ड को कहाँ यूज़ करना है और उसका क्या मीनिंग निकलेगा। ठीक है, ये टेबल आपको दे रखी है कोड वर्ड की, देखिएगा 364 से 365 66 तक उसका फिर बाद में समरी दे रखी है। इससे आपको पता लग जाएगा कि किसको कोड वर्ड का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखिएगा। टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका कोड वर्ड है, ये कोड टी कहेंगे इसका, इससे डिनोट किया जाएगा। बस क्लियर हो रही है? जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके लिए कोड यूज़ किया जाता टी। फिर आता है T1 दूसरा नंबर पर, exclusively used for other than business। ये देखिएगा, व्यापार के अलावा अन्य प्रकार की वस्तुओं में
ट्रांजैक्शन किया है तो उसके लिए कोड वर्ड होगा T1 अदर देन बिजनेस। ध्यान रहे T1 होगा अदर देन बिजनेस के लिए। फिर T2 फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स। कर मुक्त के लिए T2 काम में लिया जाएगा। फोर्थ फॉर नॉट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके लिए T3 काम में लिया जाएगा। कोई ऐसा माल है जिस पर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो सकता है, जैसे कि नॉन रजिस्टर्ड डीलर होता है, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। ध्यान रहे एग्जेम्प्टेड गुड्स पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो जो ऐसे इस्तेमाल हों जिस पर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, जो T3 के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आता है पांचवा, और वो है अमाउंट डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर इसके लिए काम में लिया जाता कोड वर्ड C1। सिक्स्थ आइटम that input tax credit which is related other than exempted goods, इसको कहते हैं T4। सेवंथ है आपका C2, और C2 में है कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन रिमेनिंग आइटम्स, शेष बची हुई वस्तुओं पर, उसको कहेंगे C2। और C2 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, C2 बराबर मैथमेटिकली C1 माइनस T4। और उसी प्रकार से C1 को इस तरह से लिख सकते हैं अपन, C1 इज इक्वल टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये भी लिखा जा सकता है इस तरह से। फिर उसके बाद आता है D1
8वां आइटम, और D1 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई C2। अब E1 और EF क्या होता देखिएगा। E1 का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ exempted गुड्स, और F का मतलब होता है टोटल टर्नओवर ऑफ दिस पीरियड। इस अवधि में टोटल टर्नओवर कितना हुआ। और D2 एक और है, ये होता है 5% इंटू C। ये देखिएगा, ये टेक्निकल शब्द हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। कौन T1 होगा, कौन T2 होगा, T3 है, C1 है, C2 है, D1, D2 एट्सेट्रा। अब इस प्रश्न के माध्यम से इन कोड वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, बाकी कोई विशेष इसमें बात नहीं होगी। ज़रा देखिएगा ये इलस्ट्रेशन क्या कहती है, तो हम क्वेश्चन को पहले समझ लें और समझने के बाद इसके बेसिस पर इस प्रॉब्लम को टेकअप करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर लिमिटेड प्रोवाइड्स बोथ टैक्सेबल एंड एक्सेप्टेड सर्विसेज। दोनों प्रकार की सेवाओं में व्यापार कर रहा है, जो टैक्सेबल भी हैं और कुछ नॉन टैक्सेबल भी हैं। टर्नओवर ऑफ आर लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2020 इज एज अंडर। और मई 2020 में जो उसका टोटल टर्नओवर था वो आपको बता रहा है। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्नड, ये है 8 लाख रुपए का। चेक कीजिएगा, आपको लिखा है E1 में, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिए एक चीज़ को, टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो ये E1 हो गया। ध्यान रहे, ये E1 हो गया। इस तरह से आपको पकड़ना है, समझना है। ये E1 हो गया। फिर कहता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 15,50,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाई है। अब इसमें अलग अलग वेराइटी होती है, वो आएगी T1, T2, 3 किसमें कितना आता है ये आगे दे रखा होगा, उसमें बात करेंगे। फिर कहता है वैल्यू, ये तो उनकी वैल्यू है, GST वगैरह नहीं है, इन पर GST वगैरह ये दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा। ये इनकी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, इतनी कीमत का है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो आपको। तो टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स का क्वेश्चन में दे रखा है 8 लाख रुपए। ये देखिएगा 8 लाख में लिख देता हूँ इसमें, ये हुआ। फिर कहता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 15,50,000 रुपये की दे रखी है क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ ज़ीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज 4 लाख रुपए का ऐसा माल है जिस पे ज़ीरो रेट है, मतलब कोई रेट नहीं है उसकी। फिर कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जो सप्लाई की गई है वो है आपके 2,50,000 रुपये की। और पर्सनल सप्लाई जो आपको दे रखी है वो देखिएगा ये है। अदर देन बिजनेस पर्सनल सप्लाई, कहीं था पर्सनल सप्लाई आपके, देखिएगा सिविल आइटम्स नहीं है, पर क्रेडिट इज रिलेटेड टू दी एग्जेम्प्टेड गुड्स। पर्सनल सप्लाई का कहीं था,
फिर चलो वो आ जाएगा, पता लग जाएगा इसमें। ये तो है क्वेश्चन। और टोटल टर्नओवर दे रखा है आपको 30 लाख रुपए। ये एफ जो है वो 30 लाख रुपए का हो गया। ये दो तो मालूम हो गया। अब देखिएगा उसने क्वेश्चन में दे रखा ये, अच्छा इधर दे रखा पर्सनल सप्लाई, हमने कहीं था ज़रूर ये। ओके, अब क्वेश्चन में एक एक को समझिएगा। ये जो बातें आ गई वो तो क्लियर आपके सामने लिख दी। टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है 54,000 और 27,000। ये तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है और इसमें ये शामिल हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्या क्या शामिल है देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिट एक्सक्लूसिवली एक फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स। जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है उसके लिए हमें देखिएगा क्या दे रखा है, अदर देन एग्जेम्प्टेड गुड्स। ये रहा थर्ड पॉइंट पर। तो ये हो गया हमारा T2। ये एक तरह का ये T2, ये लीजिएगा, ये इस तरह से पहचान करनी होगी। T2 हो गया। सेकंड पॉइंट, क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज। ये टैक्सेबल सर्विसेज देखिएगा कौन सा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है। टैक्सेबल गुड्स के लिए टैक्सेबल गुड्स के लिए ये अपने को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये अभी छोड़िएगा, टैक्सेबल गुड्स के लिए कितना आता है। और ये है ये रहा टैक्सेबल गुड्स, सॉरी ये रहा, ये टैक्सेबल गुड्स T4 टैक्सेबल गुड्स के लिए। ये रहा T4 इम्पोर्टेंट टैक्स क्रेडिट विच इज़ रिलेटेड अदर देन एग्जेम्प्टेड गुड्स। हाँ, ये टैक्सेबल गुड्स हो गया। अदर देन एग्जेम्प्टेड तो ये टैक्सेबल हो गया। अदर देन एग्जेम्प्टेड, जो एग्जेम्प्टेड है वो नॉन टैक्सेबल है, बाकी का टैक्सेबल है। ये T4 हो गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट विच आर नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 17(5). और ये आपके है नॉट एलिजिबल गुड्स। कहीं था नॉट एलिजिबल क्रेडिट विच आर रिलेटेड अदर देन कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, ये रहा T3 नॉट एलिजिबल। उसके बाद आता है क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज एक्चुअली यूज फॉर सप्लाइंग पर्सनल यूज़। और पर्सनल यूज़ के लिए था हमारा ये, और ये कहलाएगा T1। 1 2 3 4 सबकी पहचान हो गई। इस तरह से इनको पहचानना हो। T1 ये रहा, अदर देन बिजनेस में आएगा। इसको हम पर्सनल यूज़ कह सकते हैं, और अदर देन बिजनेस कुछ भी हो, व्यापार के अलावा किसी और काम में भी आ रहा हो। ठीक है, आगे समझ। ये तो है क्वेश्चन। अब इसके आधार पर हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन टेकअप करें। ओके, एक बार आप बोल दो, चलो आप स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे। हाँ, बोल दो तो कट कर देंगे। ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये काम की नहीं है। ये तो ओनली जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस आपको बताई गई थी। जैसे टेबल में सारी बातें लिखी हुई हैं, T1 2 T2 T3 T4 C1 C2 D1 D2 एट्सेट्रा।
ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसका रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज आपको बता ही दिया है कि कितना वापस माल टैक्स जीएसटी है, वो जो सप्लायर है उसको देना होता है। जनरली सप्लायर जीएसटी का पेमेंट नहीं करता है, जीएसटी का पेमेंट वो करता है जो माल को प्राप्त करता है, नॉट सप्लायर। ओके, आइए ऊपर लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये दे रखा फॉर द मंथ ऑफ 2020। ये पता नहीं इसमें कैसे डील डिम हो जाती, कल भी ऐसा हो गया जबकि इंक है इनमें, पता नहीं। तीन तरह के टैक्सेस हैं तो 3 कॉलम बन जाएंगे। CGST, SGST and IGST। ओके, आइए। हाँ हाँ, कोड नंबर ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं कोड। ये इसका सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ये सीरियल नंबर हो जाएगा। कॉलम अपनी सुविधा के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है कितने ही कॉलम हों जो बुक में दे रखे हैं या मैंने बनाए हैं। आप अपने हिसाब से इनका ऑर्डर भी इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नाउ कम टू दी फर्स्ट, इट इज़ टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट for May 2020। और आपको मालूम है जो टोटल टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं ओनली टी, इट इज़ टी। और अमाउंट दे रखा है CGST 54,000, again SGST the same amount 54,000 and IGST available is rupees 27,000. This is the total amount available or for input tax credit for this month May 2020 के लिए, ठीक है। Now come to the first, it is ये कहता है इसमें पहला credit on input service exclusively used for supplying exempted goods। तो इसको हमने बताया था, देखिएगा ये exempted goods में ये कहलाता है T2। तो नंबर 2 पर रहेगा टैक्स क्रेडिट फॉर एग्जेम्प्टेड गुड्स, गुड्स या सर्विसेज जो भी है, एंड इट इज T2। और T2 की अमाउंट है 9,600 एंड 3,600 है ना, 3,600। देखिए हमें C1 निकालना होगा और C1 का मतलब होता है
टोटल टैक्स क्रेडिट में से ये जो T1 2 3 4 है इनको घटा देंगे तब C1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल T में से इन सब को लेस करना है, तो इसे लेस कीजिएगा, इसे लेस कीजिएगा, इसे लेस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें C1 का कैलकुलेशन करना है आगे चल करके, और C1 का कैलकुलेशन होता होगा T माइनस C1 बराबर, ध्यान रखिएगा लिखाया था अभी आपको, C1 बराबर T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये C1 का मतलब होता है। तो T1 2 3 को लेस करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए अभी से उसको माइनस करते चले जाइएगा। थर्ड, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ रहा है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल गुड्स ये दे रखा है, तो ये टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्सेबल, ये हमने माना है, बताया है T4 में आ रहा है, तो C1 के लिए इसको भी घटाना है, तो यहाँ पर भी लेस करके लिखिएगा 27,000, 27,000 एंड 9,000। माइनस 27,000, माइनस 27,000 एंड माइनस 1,800, 1,800, ये भी माइनस करना है। देन फोर्थ आइटम, और इसमें जो थर्ड आइटम दे रखा उसकी बात कर रखे, क्रेडिट नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 17(5). अब 17(5) में क्या, जरा पीछे में पेज का रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कि 17(5) में क्या बता रखा है। तीन 331 पेज पर देखिएगा, जमा एवं अवरुद्ध जमाओं का विभाजन मिला, जमा एवं अवरुद्ध जमाओं का विभाजन है? नहीं सर, नहीं मिला। देखो और आगे पीछे देखो, काफ़ी करीब 6-7 पेज पीछे जाएगा इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के 6-7 पेज पीछे है। जमा एवं अवरुद्ध जमाओं का आयोजन, आप सर बता दीजिए, मैं सुन लेती हूँ, बाद में देख लूँगी, मिल नहीं रहा सर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये बता रखा है कि कौन से जो है वो एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में रखा है कि यदि मान लीजिए टोटल सप्लाई उसमें से की है तो कितने व्यापार के उद्देश्य से और कितनी अदद व्यापार के उद्देश्य से है, उनमें कौन कौन से आइटम है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको लेना है क्रेडिट नॉट एलिजिबल, टैक्स क्रेडिट फॉर नॉट एलिजिबल, जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं है उनको लेना है, और ये आता है T3 में, ये T3, और इसकी वैल्यू है 9,000, माइनस करके लिखें, फिर माइनस 9,000 और फिर माइनस 3,150। नेक्स्ट फिफ्थ आइटम सॉल्यूशन में, और क्वेश्चन में फोर्थ आइटम, एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज़, जिसको T1 के अंतर्गत दे रखा है, टैक्स क्रेडिट फॉर गुड्स ऑफ पर्सनल यूज़, या अदर देन बिजनेस भी लिख सकते हैं, या अदर देन बिजनेस।
बिजनेस के अलावा किसी और प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और उस पर जीएसटी हो रहा है, तो ये T1। अब चाहे तो इनको क्रम से लिखते हैं T1 2 3 4 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और वो दे रखा है 5400 माइनस 5400 माइनस अगेन 5400 एंड माइनस 2700। ओके, अब ज़रा इसका टोटल कर लें। टोटल ऑफ माइनस, टोटल ऑफ माइनस साइंस, बोलिए। 3600 किसका आएगा भाई? पहले का 27 9 36 9 45 5 50 400 आ रहा भाई, चेक करो माइनस में। सर 54 में से माइनस भी तो कर दिया। अरे वो बाद में, पहले ये टोटल करो। हाँ, ये टोटल सही है सर। 50 400 दूसरा भी, हाँ, तीसरा प्लस 1800 11,250। 6 8 14 1500 2 3 5 और 1 6 3 9 2 11 250, ये माइनस का होगा। इसे बंद कर दीजिएगा। अब आता है आपके पास C1 विच इज T माइनस T1 2 3। ये देखिए 1 2 और ये 3, T4 को छोड़कर, तो इसका मतलब हो गया C1 छठा आइटम। C1 इज इक्वल टू T1 T माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, अब T1 T2 3 का कैलकुलेशन ले रहा हूँ मैं। ये T1 प्लस T2 प्लस T3, बोलिए। फिर CGST में T1 2 3 का टोटल 9000, 5400 और 9000, 9 9 18 5 23 400। चेक करो, दूसरे पे भी 23 400 चेक करना भाई। क्या सर, मतलब समझ T1 2 3 का टोटल ये लिखा ना भाई, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये रहा T1 5400 लो कैलकुलेटर पे, प्लस T2 9000 प्लस T3 9000, कितना आ रहा? 23,400। ये 23,400 ये लिखा ना। इसलिए C1 का क्या मतलब होता है? ये होता है C1 का मतलब T में से T, ये रहा T, इसमें से T1 2 3 का टोटल घटाना है। तो T1 T2 T3 लिखेंगे ना पहले, तभी तो घटा पाएंगे। तो ये T1 T2 T3 का टोटल 23,400 23,400। अब आइएगा इसमें T1 लो टोटल 2700, T2 3600, T3 3150, 9450। ये माइनस 9450। ठीक है, इसे फिर बंद करें। अब आइएगा C1, पहले में होगा 54,000 माइनस 23,400, बोलिए। हैं 27,000, ये 27,000। चौपन हज़ार में से टी में से ये घटाए तो 30,600 बच रहा है इसमें। तो ये कैसे टोटल गलत हो रहा कहीं? लेना 54 था। हाँ एक बात को, हाँ मैंने आपने ये बहुत घूम गया है पहली चीज़ तो। और पहले जो T2 T4 T3 T1 था ना,
उसको टी में से माइनस कर देंगे ना, अपने आप ही ये आपका कॉमन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस आ रहा है ना। कितना? 3,600, 3,615, तीन नहीं, 30,600। 3,600 सर। कॉमन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विस की बात कर रही हूँ मैं। C2 माइनस C1 माइनस T4। अरे तो वो आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा ना, यहाँ पर स्टेप को कैसे लांग जाओगे भाई? पहले आपको देखो C1 लेना है। हाँ C1 में क्या है? T माइनस T1 2 3, तो ये T है। T में से T1 T2 और T3 का टोटल घटाएंगे तो 54,000 में से बताता हूँ 54,000 माइनस, कैलकुलेट कर लो। हाँ सर, अभी किया ना अभी आपका। तो ये 23,400 बचा क्या? T लो 54,000 माइनस, लिखो सही, 54,000 माइनस हाँ T1 का है 5,400 5,400 माइनस 9,000 माइनस 9,000 माइनस 9,000 माइनस 9,000 कितना हुआ? 30,600। तो ये 23,400 कैसे बता रहे थे आप? मुझे नहीं पता ये आ रहा 30,600। सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग। एक मिनट ठहर जा पहले। ये आ रहा 30,600, भी बताता हूँ आपको। ये 30,600, ये भी 30,600। अब लेना आपका 27,000 माइनस 27,000 2,700 2,700 माइनस 3,600 3,600 माइनस 3,150। 3,150 हाँ बोलो। 17,550। हाँ ये आए 17, पहले गलत आ रहा था 550, ये आ गया। अब ये क्या है? C1 का मूल्य है, और C1 क्या है? T में से T1 T2 और T3 को घटाया गया है, ये आ गया। ये लिख रखा मैंने इसीलिए। C1 इट इज इक्वल टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये घटाने के बाद वैल्यू बच जाते इतनी। अब आप बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक? सर पहले पूरा सवाल करवा लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हो गया? चलिए, उसके बाद आता है आपके, ये समझाने वाली बात थी। T4 सातवां आइटम। आपने पहले ऊपर लिखवा दिया। सातवां आइटम T4 क्या है? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल गुड्स, जो माल टैक्सेबल है वो, और ये है टैक्सेबल गुड्स, ये रहा, ये टैक्सेबल गुड्स है। तो ये हमारे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपके C2, यहाँ पे लिख लें ऑलरेडी गिवन 8 सीरियल नंबर 3। सर एक बात तो, हाँ सर आप वहाँ पे ना T4 हटा ही दो वहाँ से, क्योंकि सर प्लस माइनस में फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही है। चलो हटा देते हैं। ये जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप। यही है ना? ये लीजिए, अब ठीक है। जी सर, जहाँ पे माइनस आ रहा है वही लिखिए। ओके, अब आइए इसके बाद C4, नहीं T4 के अमाउंट तो लिखिए सर। T4 की वो अमाउंट है आपके 27,000, फिर 27,000, और फिर उसके बाद 1800 माइनस में है, इनको घटाना। C2 आठवां आइटम। C2 का मतलब है C1 माइनस T4,
C1 माइनस T4, ये C1 है, तो 30,000 माइनस 27,600, 3,600, फिर वापस 3,600, और फिर बाद में आपके बोलिए 17,550 में से 1,800, 1,800 057 15,750, ये आ गई वैल्यू इसकी। अब आपके पास आता है C2 के बाद C3। मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ ऊपर, ये जगह नहीं तो ये C3 और C3 होता है D1 प्लस D2। C2 माइनस D1 प्लस D2, और D1 और D2 आपको बताया था, वर्किंग नोट में लीजिए सब। D1 E अपॉन F, D1 इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू D2, C2, हाँ वही CD तो आएगा C2। आइए D1 E का मतलब था टोटल गुड्स, प्रश्न में देखिएगा एग्जेम्प्टेड, फर्स्ट पैराग्राफ, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज 8 लाख, तो E बराबर 8 लाख, और फिर बाद में लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड फॉर टोटल सप्लाई F, और टोटल सप्लाई आपको दे रखी है 30 लाख रुपए, चेक कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8 लाख बटे हुए 30 लाख इंटू C2 का मूल्य, C2 का मूल्य 3600, 15,750 पहले का, ये 8 लाख बटे 30 लाख इंटू 3600, ये है CGST। बोलिए सर, पहले का तो वाला है 959.999, 95, एक मिनट चेक कर, 950 कर देते हैं। पहले का आ रहा है 95 नहीं आ रहा, 900 आ रहा है इसमें बुक में तो। 900 का 7,50,000 बटे हुए 3600, अरे ये 3 0, 7 लाख 50 कर रहा है ना सर, अपन तो 8 लाख रुपए कर रहे हैं। 7,50,000 है। ओह वेट 8, ओह यस, इसमें से 8 लाख में से ये है, देखिएगा 8 लाख माइनस इसमें दे रखा है ब्याज, इंटरेस्ट, करेक्ट, तो ये हो गया 7,50,000, बिल्कुल सही है। तो 7,50,000 बटे हुए 30 लाख इंटू 3,600, इंटरेस्ट 7,50,000 बटे हुए 30 लाख इंटू 3600, 900 रुपये, 900, फिर SGST, और वो भी इतना ही है 7,50,000 बटे हुए 30 लाख इंटू 3600, तो ये भी इतना आएगा 900। फिर आएगा IGST, और IGST है 750 अपॉन 30 लाख, हाँ
C2 15,750, बोलिए। सर 3937 हाँ 3937.5 करेक्ट है, ये आ गया। ये अलग अलग कैलकुलेशन आ गए इसके D1 के। अब हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन है C3 के बाद D1 प्लस D2। C3 आया इतना अमाउंट और C3 लिख लेंगे हम इसमें। C3 है C2 माइनस D1 प्लस D2। अब D2 मालूम कर लें अलग से, फिर वर्किंग नोट में चलें। और D2 का फॉर्मूला है आपके D2 इज इक्वल टू C इंटू C2 इंटू 5%। ये है फॉर्मूला, C2 इंटू 5%। और C2 आया पहले का, देखिएगा CGST और इसका 3600 इंटू 5/100 180 आ रहा। जी सर। सेकंड का SGST का 180 होगा। वो भी इतना ही, 36 इंटू 500 180। अब IGST का 15,750 इंटू 5% इज इक्वल टू 15,750 इंटू 5%, 787.5। ओके, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब ये हमें कह रहा है C2 माइनस D1 एंड D2 C3 में। पहले को ले रहे हैं ये फर्स्ट CGST। हाँ जी, D1 कितना था 3600 सर 3600 है D1। ना, D1 900 था, चेक करो। ये तो C2 है। D1 प्लस D2, D1 कितना था बोलो भाई, 900 प्लस D2 180 और C2 आया था इसका 3600। 900 प्लस 800 माइनस C2। ये है 3600 में से 1080 घटा दो। नाइन 900 और 180 1080 हो गया। इसे लेस कर दें 3600 में से। कितना आया? 25 20 2520। 2520, ठीक है। ये 2520 इसका आ गया। SGST 3600 माइनस 900 प्लस 180, ये भी इतना ही आएगा 2520। और अब आइएगा IGST है 15750 माइनस करें इसमें से प्लस के
D1 कितना था बोलो, IGST का D1 में तो मिटा दे। हैं 3937.5 कितना 3937.5 3937.5 प्लस इसका D2 आया था 787.5। हाँ जी 3937.5 प्लस 787.5 माइनस 15750 750 सर 11025 11025 ये फाइनल उत्तर इसके कहलाएंगे। इस तरह का ये है, टेक्निकल कैलकुलेशंस हैं जिसमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। I understand very well, only basis of one example, this will be not sufficient enough to make all the problems to be cleared. इसलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक और एग्जाम्पल इसी प्रकार का लेंगे और तब शायद बातें सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये बेसिक्स बातें हैं जो अभी क्लियर करने की कोशिश की गई हैं। सो आई थैंक यू एंड गुड लक।